हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स, प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पंडित सुंदरलाल शर्मा का अभी जो होने वाला है 16 जुलाई को, उसके लिए मैं जो अभ्यास प्रश्न लेकर आया हूं। तो इसमें अब हम लोग जो भूगोल के प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपके लिए, उन प्रश्नों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बाद आपको ना ऐसा एहसास होगा कि हाँ, प्रश्न का लेवल कुछ प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लायक ही है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट होने के लिए बोलिएगा कि और हमारे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें लगभग हम लोग 30 से 35 प्रश्न क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये जो भूगोल पार्ट है ये सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही आती है ना। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोग लगभग 4 से 5 खंड देखते हैं, जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, राजनीति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, पर्यावरण। ठीक है, और कुछ सामान्य जो जो करंट के कुछ क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप खुद डिसाइड करिएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेलिंग भी देखेंगे, साथ ही प्रश्न तो देखेंगे ही, प्रश्न में जो डिटेल है उसको भी हम लोग साथ ही साथ चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में अवस्थित हैं? ऑप्शन है ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र, भूमध्य क्षेत्र, भूमध्यवर्ती क्षेत्र, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र या फिर गर्म क्षेत्र। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वो आर पार सीरीज़ के नाम से चल रहा है। मैंने कल के वीडियो में हिंदी विषय के लगभग 40 प्रश्नों को आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया है और ये है भूगोल वाला पार्ट है। ठीक है, ये भी आर पार सीरीज का ही एक हिस्सा है। मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग 16 जुलाई तक, माफ़ करना 15 जुलाई तक, क्योंकि 16 जुलाई को आप लोगों का एग्ज़ाम है। 15 जुलाई तक मैं आपको अलग अलग विषय के वीडियो अपलोड करके दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या आ जाएगा? गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है? तो गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में। थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में अवस्थित हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। एक तरफ रेगिस्तान का नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ स्थान का नाम दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमें इसी को मैच करना है। तो चलो मैच करते हैं, देख लेते हैं। जो कालाहारी है, कालाहारी से क्या मैच करेंगे? अफ्रीका। अफ्रीका के लोग लगभग काले होते हैं। ठीक है, और फिर आ जाएगा थार। जो सरल चीज़ है उसको पहले बता दो, थार जो है वो एशिया में आ जाएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ, मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो खेत के आसपास बैठ के बना रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड में हवा का आवाज़ सुनाई पड़े। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर करिएगा, आप प्रश्न की तरफ अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कालाहारी हमको मिल गया अफ्रीका में, थार मिल गया एशिया में, ग्रेट विक्टोरिया हमें मिल जाएगा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, और अटाकामा मिल जाएगा हमें दक्षिण अमेरिका में। इस प्रकार हमारा जो कूट वाला ये प्रश्न है, तो कूट में क्या बन जाएगा? ए का बन जाएगा 3। ठीक है, बी का बन जाएगा माफ़ करना, बी का बन जाएगा 1, सी का बन जाएगा 4 और डी का बन जाएगा 2। तो 3 1 4 2 देख लेते हैं कहाँ पे ऑप्शन में है। 3 1 4 2 कहाँ पे ऑप्शन में? 3 1 4 2। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में ये हमारा उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील, जिसको लैगून झील भी बोलते हैं, कौन सी है? ऑप्शन है सांबर खारी झील राजस्थान, ऑप्शन बी है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है पोगोंग सो लद्दाख, या फिर ऑप्शन डी है चिल्का झील ओडिशा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चिल्का झील जो है वो भारत की बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, इसमें डिटेलिंग देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए डिटेल,
भारत की सबसे बड़ी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी छिछली लैगून झील जो है वो चिल्का है। यह ओडिशा राज्य के कहाँ पे है? यह ओडिशा राज्य के पुरी, खुर्दा एवं गंजाम जिलों में अवस्थित है। 3 जिलों में ये अवस्थित है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। कहाँ कहाँ? पुरी, खुर्दा एवं गंजाम जिलों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? ऑप्शन है नाइट्रेट, फास्फेट, टंगस्टन या फिर पोटास। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन जो है वो एक उर्वरक खनिज नहीं है। बाकी नाइट्रेट, फास्फेट और पोटास जो है वो एक उर्वरक खनिज है फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा डिटेलिंग और देख लेते हैं आगे। टंगस्टन एक उर्वरक खनिज नहीं है, यह धूमिल श्वेत रंग की धातु है। इसको भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, है ना। किस रंग की रहती है? टंगस्टन धूमिल श्वेत रंग की धातु है। टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्बों के तंतुओं को बनाने, काटने के औजार, शल्य चिकित्सा के यंत्र आदि की मिश्र धातुओं में होता है, जबकि शेष उर्वरक खनिज है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा प्रचुर वन, पतझड़ी वन या फिर शंकु वृक्षी वन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शंकु वृक्षी वन से हमें क्रिकेट बैट के लिए विलो प्राप्त होता है। अब डिटेल देख लेते हैं। क्रिकेट बैट के लिए देख लीजिए, क्रिकेट बैट के लिए विलो लकड़ी शंकु वृक्षी वन से प्राप्त होती है। यह ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में जम्मू एवं कश्मीर राज्य विलो निर्मित क्रिकेट बैट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूमि सुधार का उद्देश्य है निम्नलिखित प्राप्त करना। ऑप्शन है उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। देख लेते हैं डिटेल को। स्वतंत्रता के पश्चात देख लीजिए, स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार कार्यक्रम को अपनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: बिचौलियों की समाप्ति, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि, भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना, क्रय शक्ति में वृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ या फिर विंध्य पर्वत। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। अब डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट देख लेते हैं। पश्चिमी जो घाट है दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी तट के समानांतर विस्तृत है। यह उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से पश्चिमी घाट को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। ये हम लोग पीछे चर्चा ही किए हैं ये प्रश्न को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? चिल्का झील आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लो इसमें कुछ डिटेल दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 1165 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? ऑप्शन है लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम या फिर तांबा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट में सर्वाधिक जो मात्रा में पाई जाती है वो क्या है? एल्यूमिनियम ही है। पृथ्वी की क्रस्ट में तत्वों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रचुरता से प्रथमतः ऑक्सीजन तथा दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आश्रय पट्टी, समोच्च जुताई, पट्टी फसल उगाना या फिर वनीकरण। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आश्रय पट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी। ये आसान हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। फूलों की घाटी कौन से राज्य में स्थित है? तो सीधा सा इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में ये वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उसी का विस्तारित रूप क्या है? वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन है केनिया, तंजानिया, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका या फिर कांगो। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांगो। कांगो जो है वो सबसे बड़ा देश है अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2018 के अनुसार अफ्रीका में सर्वाधिक कॉपर का उत्पादन कांगो करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? ऑप्शन है कावेरी नदी, गोदावरी, सतलज, व्यास। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज। ठीक है, तो सरहिंद नहर जो है कहाँ से निकाली गई है? सतलज नहर से निकाली गई है। डिटेल देख लेते हैं। सरहिंद नहर देख लीजिए, सरहिंद नहर सतलज नदी से निकाली गई है। यह पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों को सिंचित करती है। सतलज और व्यास नदी के मिलन स्थल हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। एक प्रश्न यहीं पे बन गया है कि भारत की जो सबसे लंबी नहर है उसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, और सतलज और व्यास नदी जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे क्या बना हुआ है? हरिके बैराज बना हुआ है। ठीक है, जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी जो नहर निकाला गया है जो राजस्थान के अनेक जिलों को सिंचित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीलगिरी पर्वत निम्न में से किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है फोल्ड पर्वत, फॉल्ट पर्वत, डोम पर्वत या फिर ज्वालामुखी पर्वत। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्ट पर्वत। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत जो है वो किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? तो फॉल्ट पर्वत का। ठीक है, डिटेलिंग देख लेते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में विस्तृत है। ठीक है, तो एक प्रश्न यहीं से बन रहा है कि नीलगिरी पर्वत की जो श्रृंखला है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है वो कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है? तो ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। ठीक है, यह भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह फॉल्ट पर्वत जिसको भ्रंशोत पर्वत, फॉल्ट पर्वत का एक नाम क्या है? भ्रंशोत पर्वत। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? देखो जैसे भारत का मैप बनाएंगे तो दक्षिण वाला हिस्सा बनाते हैं, तो ये क्या है? यही दक्षिण वाला हिस्सा है। ठीक है, यहीं पे नीलगिरी पर्वत स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किन देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन है ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया। ऑप्शन बी है कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। ऑप्शन सी है ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया या फिर ऑप्शन डी है वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा जो है वो गुजरती है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है जिसमें इक्वेडोर,
कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और साओ टोमे और प्रिंसिपे शामिल हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जहाँ पे क्या है, ज्वालामुखी हमेशा उद्गार होते रहती है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है माउंट एरेबस, माउंट कैटोपैक्सी, माउंट एटना या फिर माउंट मेरापी। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, माउंट इरेबस जो है अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गंडक नदी से निकलने वाली नहर है? ऑप्शन है शारदा नहर, मूठा नहर, एनीकट नहर या फिर त्रिवेणी नहर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी से निकलने वाली नहर है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। त्रिवेणी नहर देख लीजिए, त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है जो बिहार राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में शारदा नदी से तथा मूठा नहर महाराष्ट्र में मूठा नदी से निकलती है। देखो 3 प्रश्न बन जा रहे हैं फ्रेंड्स यहीं पे। ठीक है, बिहार राज्य से जो सिंचाई जो प्रमुख है, बिहार राज्य में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वो कौन सी नहर है? त्रिवेणी नहर है। ठीक है, जो गंडक नदी से निकलती है। शारदा नहर कहाँ से निकलती है? तो उत्तर प्रदेश से। कौन सी नदी से? शारदा नदी से। ठीक है, और जो मूठा नहर है वो कहाँ? महाराष्ट्र में मूठा नदी से निकलती है फ्रेंड्स। तो 3 प्रश्न आपसे और बन जाने चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करूँगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कहाँ क्रमशः तांबा, स्वर्ण, लोहा तथा कोयला पाया जाता है? ऑप्शन है कोलार, खेतड़ी, कुद्रेमुख, झरिया। ऑप्शन बी है झरिया, कोलार, कुद्रेमुख, खेतड़ी। ऑप्शन सी है कुद्रेमुख, झरिया, कोलार, खेतड़ी या फिर ऑप्शन डी है खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर, जहाँ पे हमें क्या क्या नज़र आ जा रहा है, कोलार नज़र आएगा, कुद्रेमुख नज़र आएगा और झरिया। तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? ये ऑप्शन हमें कहाँ दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स? ये हमें दिखाई पड़ रहा है खेतड़ी। देख लो, खेतड़ी पहले कहाँ पे? ये खेतड़ी, फिर कोलार, कुद्रेमुख और झरिया। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसमें डिटेलिंग क्या दिया हुआ है। खेतड़ी राजस्थान में स्थित है जो तांबा के उत्पादन के लिए, कोलार कर्नाटक में स्थित है जो स्वर्ण के लिए, कोलार इसके लिए। ठीक है, ये कोलार के ऊपर मूवी बनी हुई है फ्रेंड्स। कौन सी मूवी बनी हुई है मुझे कमेंट करिएगा। कोलार जो कर्नाटक में स्थित है उसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन मूवी बनी हुई है, 2 पार्ट में अभी तक वो मूवी आ चुकी है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, उसका जो पहला लेटर है वो के से शुरू होता है। ठीक है, कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है जो लोहा के लिए, ठीक है, जो लोहा के लिए है। ठीक है, कर्नाटक में ही है कुद्रेमुख, जो वो क्या है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। जो और झरिया में जो झरिया जो झारखंड में स्थित है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ या फिर शिवालिक पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियों पे क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये जो अरावली पर्वत है फ्रेंड्स, ये हमारी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसमें डिटेलिंग देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। देखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल तथा असम में लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र। अतः स्पष्ट है कि नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा,
जेट स्ट्रीम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन दिया हुआ है मानसून, ज्वालामुखी, सुनामी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जेट स्ट्रीम जो है वो मानसून से संबंधित है। इसमें डिटेल देख लेते हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों में से जेट स्ट्रीम एक सिद्धांत है। एक्चुअल में जो जेट स्ट्रीम है वो एक क्या है? एक सिद्धांत है। ठीक है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में इस सिद्धांत के प्रतिपादक येस्ट महोदय हैं। ठीक है, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि जो जेट स्ट्रीम सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, ऐसे करके तो आपको ध्यान में रखना होगा कौन है, तो येस्ट महोदय जी हैं। ठीक है, येस्ट। भारतीय मौसम विज्ञानी कोटेश्वरम ने भी इस सिद्धांत पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है। ठीक है, एक हमारे जो मौसम विज्ञानी, भारतीय मौसम विज्ञानी जिसका नाम क्या है? कोटेश्वरम, इन्होंने भी इस सिद्धांत के ऊपर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही आसान सा प्रश्न लगने वाला है आपको, लेकिन इसका जवाब आप लोग सोच समझ कर दीजिएगा। भारत एशिया महाद्वीप के किस राजनैतिक क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, फिर मध्य एशिया। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण एशिया में भारत स्थित है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में? दक्षिण एशिया राजनीतिक क्षेत्र में स्थित है। डिटेल देख लेते हैं। भारत दक्षिण एशियाई देश है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान आदि देश आते हैं। मतलब केवल भारत ही बस दक्षिण एशिया में स्थित नहीं है, हमारे भारत के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे देश भी स्थित हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? ऑप्शन है सिलिकॉन, कार्बन, लोहा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, माफ़ करना फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा? जो ऑप्शन दिए हुए उनमें से आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं डिटेलिंग। देखो सिलिकॉन कितने मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन जो है वो 46.6% पाया जाता है। माफ़ करना, ऑक्सीजन जो है 46.6% पाया जाता है। सिलिकॉन जो है वो 27.72% में, एल्यूमिनियम 8.13% में, जबकि लोहा जो है वो 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09% और जो अन्य हैं वो 1.41% पाए जाते हैं। अतः प्रश्नानुसार विकल्प में ऑक्सीजन न दिए जाने के कारण सिलिकॉन सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? ऑप्शन है भूमध्य सागरीय, विषुवतीय या फिर उष्णकटिबंधीय या फिर ऑप्शन डी है शीतोष्ण। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती रहती है। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत जलवायु वाले भाग को विषुवत रेखीय जलवायु अथवा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है वर्ष भर समान उच्च तापमान। देखो एक प्रश्न यहीं से बन जाएगा कि वर्ष भर समान उच्च तापमान कहाँ पे रहता है? तो ध्यान में रखना कहाँ पे रहता है? विषुवतीय क्षेत्र में रहता है। तथा वर्ष भर समान उच्च वर्षा और वर्ष भर समान रूप से वर्षा होते रहती है। अतः यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। एक प्रश्न यहाँ से भी बन जाएगा कि जो विषुवतीय क्षेत्र है वहाँ की जलवायु कैसी रहती है? तो ध्यान रखना जलवायु कैसी रहती है? गर्म और
आर्द्र होती है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प बी सही उत्तर है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओडिशा राज्य में स्थित नंदनकानन किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है फूलों की दुर्लभ प्रजाति के प्राकृतिक बगीचे के लिए, ऑप्शन बी आभूषण उद्योगों के लिए, ऑप्शन सी है अभ्यारण्य के लिए, या फिर ऑप्शन डी है प्राग ऐतिहासिक भित्ति चित्रों के लिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्यारण्य के लिए। उड़ीसा राज्य में जो स्थित है नंदनकानन, वो एक प्रकार का अभ्यारण्य है। ठीक है, इसमें डिटेल देख लेते हैं। नंदनकानन, देखिए नंदनकानन ओडिशा में भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर दूर स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है जो सफ़ेद बाघों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। एक प्रश्न यहीं से बन जाएगा, सफ़ेद बाघों के लिए कौन सा अभ्यारण्य विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो कौन सा आ जाएगा? नंदनकानन अपना। ठीक है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का वृक्ष इनमें से कौन नहीं है? ध्यान रखना, क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है साल, रोजवुड, आबनूस या फिर महोगनी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं है। साल वाला जो वन है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें डिटेल देख लेते हैं। साल, सागौन, नीम तथा शीशम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय शब्द यहाँ तो मिल रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण शब्द और है पर्णपाती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि वहाँ पे क्या था? सदाबहार था, और यहाँ पे क्या है? पर्णपाती है। ठीक है, पर्णपाती मतलब वृक्ष, ऐसे वृक्ष जो अपने पत्ते को क्या करते हैं? गिरा देते हैं। ठीक है, जबकि सदाबहार में जो पत्ते हैं वो वर्ष भर नहीं गिरते हैं। ठीक है, जबकि रोजवुड, आबनूस तथा महोगनी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के वृक्ष हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस फसल में बुवाई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? फ्रेंड्स, एक चीज़ बोल देना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों को प्रश्न समझ में नहीं आ पा रहा होगा तो मैं उसको स्पष्टता बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान में सुनकर प्रश्न को समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? ऑप्शन है गेहूँ, जौ, गन्ना या फिर मक्का। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा, गन्ना। गन्ना में बुआई और कटाई के बीच में सर्वाधिक अंतर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, या फिर सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। अब इसमें हम लोग कुछ डिटेल देख लेते हैं। मध्यरात्रि सूर्य एक प्राकृतिक घटना है जो कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के दौरान उच्च अक्षांशों, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों पर देखी जाती है। यह घटना कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और आइसलैंड देशों में देखी जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ देखी जाती है पूरा डिटेल बता दिया हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश खाली स्थान के बीच फैला हुआ है। ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम और 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम। या फिर ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व और 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व। या फिर ऑप्शन डी है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण और 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। क्या पूछा गया? हमें अक्षांश पूछा गया है। ठीक है, इसमें डिटेल देख लेते हैं। डिटेल दिया हुआ है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार
8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के मध्य तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो कंटेंट निकालने में बहुत समय लगता है कि एक यूट्यूबर जो रहता है वो जब कंटेंट निकालता है आप लोगों के लिए तो उनको बहुत समय लगता है। मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी चैनल वाले हैं उनको आप लोगों के लिए कंटेंट पेश करने में मान के चलिए 3 से 4 घंटे पूरे अपलोड करने के तक लग जाता है या फिर उससे अधिकतम समय भी लग सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो में अपना महत्वपूर्ण कमेंट, राय, लाइक जो है जो भी है वो ज़रूर प्रेषित करिएगा। ठीक है, यही हमारे लिए क्या होता है, मोटिवेशन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवासन कहलाता है। ऑप्शन बी, आंतरिक प्रवासन का अर्थ लोगों का एक ही देश में आना जाना है। ऑप्शन सी है, उत्प्रवासन का अर्थ आना जाना है। या फिर ऑप्शन डी है, अप्रवास का अर्थ जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं। क्या बताना है हमें? सत्य नहीं है ये बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रवासन का अर्थ आना जाना है। ये सत्य नहीं है, बाकी जो दिए हुआ है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा दी जाती है। ये तो आप हमेशा पढ़ते आए हैं। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है और आप इसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन है प्रति वर्ग मील व्यक्तियों की संख्या के रूप में। ऑप्शन बी है प्रति लाख वर्ग मील व्यक्तियों की संख्या के रूप में। ऑप्शन सी है प्रति लाख वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में, या फिर प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में हम जो रहते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? जनसंख्या के घनत्व के नाम से जानते हैं। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवासित व्यक्तियों की कुल संख्या को उस क्षेत्र का जनघनत्व कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? ऑप्शन है 1965 से 1970। ऑप्शन बी है 1965 से 1980। ऑप्शन सी है 1967 से 1978। या फिर ऑप्शन डी है 1967 से 1990। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं डिटेलिंग। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के अनुसार प्रारंभिक हरित क्रांति 1967-68 से 1979-80 तक एवं विकसित हरित क्रांति 1980 से 1989-90 तक चली। अतः माफ़ करना फ्रेंड्स, उत्तर डी सही होगा। ठीक है, उत्तर डी क्या चीज़ है? उत्तर डी हमारा है 1967 से क्या आ जाएगा? 1967 से 1990 तक चला हुआ है। ठीक है, हरित क्रांति आंदोलन जो है। देख लेते हैं इसमें क्या है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण, देखो भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण वर्ष 1965-66 से 1980-81 तक प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? ऑप्शन है महालांगुर, सागरमाथा, चोमोलंगमा या फिर खुम्बुस्ते। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। डिटेल देख लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज। ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु, या फिर ऑप्शन डी है झेलम, यमुना और सतलज। तो फ्रेंड्स देखो, 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कहाँ से निकलती हैं, हिमालय पर्वत के मानसरोवर के आसपास से निकलती है, मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है। इसमें कौन कौन सी है, तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गलवान घाटी का निर्माण करने वाली गलवान नदी भारत के किस क्षेत्र में बहने वाली नदी है। फ्रेंड्स ये CGPSC का क्वेश्चन है ना, CGPSC में एक बार ये क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, मतलब इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, गलवान घाटी से संबंधित। ठीक है, तो गलवान घाटी का निर्माण करने वाली गलवान नदी भारत के किस क्षेत्र में बहने वाली नदी है, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल या फिर अरुणाचल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली नदी है गलवान नदी जो है। अब इसमें डिटेल देख लेते हैं। गलवान घाटी का निर्माण करने वाली गलवान नदी अक्साई चीन से उत्पन्न होती है, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली नदी है। यह श्योक नदी की सहायक नदी है। गलवान घाटी भारत तथा चीन के मध्य विवाद का चर्चित कारण रहा है अभी तक। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप व एशिया की सीमा बनाती है। ऑप्शन है स्प्री, यूराल, वोल्गा या फिर एल्ब। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यूराल जो नदी है वो यूरोप व एशिया के बीच में क्या बनाती है, सीमा बनाती है। ठीक है, अगर इसमें डिटेल देख लेते हैं। यूराल नदी रूस व कजाकिस्तान में प्रवाहित होती है। यूराल नदी कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, तो रूस व कजाकिस्तान में प्रवाहित होती है, जो यूरोप व एशिया की सीमा बनाती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो रूस में प्रवाहित होती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, वोल्गा नदी। कहाँ प्रवाहित होती है, रूस में। स्प्री नदी जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी है, जो एल्ब नदी की सहायक है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन इसी नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन कहाँ पे स्थित है, तो स्प्री नदी के किनारे स्थित है। तो ये था महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए 35 प्रश्न। फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों के लिए ये प्रश्न जो है एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्टेड जो क्वेश्चन है बहुत मेहनत से सेलेक्ट करके निकाला है। उम्मीद है आपको ये बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम के टाइम। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप फ्रेंड हमारे चैनल द टीचर जी के साथ बने रहिए, और जो भी अपना महत्वपूर्ण कमेंट है, फीडबैक है, वो ज़रूर हमें प्रेषित करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आई होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं खेत वाले क्षेत्र में बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप हमारे चैनल द टीचर जी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।